अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज में आप लोगों को करवा रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए थे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपकी बुक का पेज नंबर 271 बेटे हम लोग कर रहे थे। पेज नंबर 271 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को करवा रही थी। फर्स्ट 11 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 12 से स्टार्ट करेंगे। 12.12 से डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्ड्रॉन एंड लेप्टॉन्स विद एग्जाम्पल। मैंने आपको हार्ड्रॉन्स और लेप्टॉन्स अच्छी तरह से डिटेल में बेटे एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे। आपने इस क्वेश्चन में इन दोनों के डिफरेंस लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओरली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी हम क्या लिखेंगे। हम हार्ड्रॉन और लेप्टॉन्स की यहाँ पे डेफिनेशन बताएंगे। आप सिंपल क्या बताओगे? हाइड्रॉन्स आर कंपोजिट पार्टिकल दैट कंसिस्ट ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। क्लियर? लेप्टॉन्स की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल डैट हैव नो स्ट्रक्चर। इनका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जबकि उनको मैंने आपको क्या बताया था, वो कंपोजिट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलके बनते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या डिफरेंस लिख दिया? हार्ड्रॉन्स जो हैं वो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, लेप्टॉन्स जो हैं दे आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और हार्ड्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क, जबकि लेप्टॉन हैव नो स्ट्रक्चर। क्लियर? और इसके अलावा आप डिफरेंस क्या राइट कर सकते हो बेटे? हार्ड्रॉन्स इंटरैक्ट थ्रू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे हार्ड्रॉन्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जबकि लेप्टॉन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नहीं होती। दे डू नॉट इंटरैक्ट विथ थ्रू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके अलावा ऑल हार्ड्रॉन्स आर नॉट फर्मिऑन्स, जबकि तमाम के तमाम लेप्टॉन जो हैं दे आर फर्मिऑन्स। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑल हार्ड्रॉन आर नॉट फर्मिऑन्स, लेप्टॉन्स आर फर्मिऑन्स। और इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं बेटे? नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हार्ड्रॉन की एग्जाम्पल्स में आप क्या लिखोगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मिजॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड TAU। क्लियर? ये सारा कुछ आपकी बुक में भी मेंशन है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स में सारा एक्सप्लेन किया, बताया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12.13 वाई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर कैन नॉट डिके इनटू सिंगल फोटोन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इनिलेशन जो है इट कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल फोटोन ड्यू टू द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मेन एक वजह है जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिसकी वजह से एनिलेशन नहीं होती। आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर कैन नॉट डिके इनटू या कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल फोटोन ड्यू टू वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इनिलेशन होती है, टू फोटोन जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे एंड दे प्रोड्यूस सो डैट देयर जो मोमेंटम है ना टोटल उनकी, वो क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। डैट्स इक्वल इनिशियल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये हमने पढ़ा भी था। अगर सिंगल फोटोन बेटे यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो इट वुड हैव हायर मोमेंटम देन द इनिशियल मोमेंटम, और डैट वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये डिके नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पे वायलेशन हो जाएगी किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12.14 स्टेट द रोल ऑफ हिग्स बोसॉन, स्टेट द रोल ऑफ हिग्स बोसॉन इन द जनरेशन ऑफ मास इन मॉडर्न फिजिक्स थ्योरीज। आपने यहाँ पे रोल बताना है हिग्स बोसॉन का, कि जो मॉडर्न फिजिक्स थ्योरीज हैं उसमें इसका क्या रोल है। ठीक है, तो हिग्स बोसॉन बेटे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आप मेंशन कर सकते हो। मैं आपको कोशिश करती हूँ पॉइंट वाइज ही बताऊँ। हिग्स बोसॉन जो है ये क्रूशल रोल प्ले करता है इन जनरेशन ऑफ मास फॉर ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके अलावा ये एसोसिएट होते हैं पार्टिकल जो है हिग्स फील्ड के साथ। जब पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं बेटे जब हिग्स फील्ड के साथ, तो वो क्या करेंगे? दे गेन मैस। ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे जो मैंने अभी आपको बात बताई, क्या कि जब व्हेन पार्टिकल इंटरेक्ट विद द हिग्स फील्ड इट गेन्स मैस। और इसके अलावा जो पार्टिकल हैं जब ये इंटरेक्ट करेंगे स्ट्रांगली विद हिग्स फील्ड, दे गेट मोर मैस सच एज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन, जैसे हमने पढ़ा था W+, W- एंड Z बोसॉन। ठीक है,
ये सारा आपने यहाँ पे मेंशन करना है। पीछे आप अपनी बुक के टॉपिक पे जाओ, वहाँ पे हिग्स बोसॉन का टॉपिक दिया हुआ है, सारे के सारा वहाँ से आप इसकी इम्पोर्टेंस और देख के जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। हमने अच्छी तरह से ये हिग्स बोसॉन डिटेल से बेटे यहाँ पे पढ़ा था। आप पीछे आए अपनी बुक के, ये देखें यहाँ पे पेज नंबर 266 पे और टॉपिक आपका 12.7 है, ठीक है। ये हिग्स बोसॉन, यहाँ से इसी टॉपिक से आप इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो मॉडर्न फिजिक्स थ्योरी में, वो सारी की सारी आप यहाँ से नोट करके जो है वो इजीली लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12.15, व्हाट आर मिजॉन्स, गिव एग्जांपल्स। आपने यहाँ पे मिजॉन की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जांपल्स लिखनी है। मिजॉन्स क्या थे, हमने पढ़े थे, मिजॉन्स आर टाइप ऑफ हार्ड्रॉन्स, ये हार्ड्रॉन्स की टाइप है, दैट यूजुअली कंपोज ऑफ पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। क्या लिखोगे, मिजॉन्स आर टाइप ऑफ हार्ड्रॉन्स दैट यूजुअली कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, ठीक है। क्लियर हो गया। ऑल मिजॉन्स आर बोसॉन, ठीक है, आपने ये भी मेंशन करना है, तमाम के तमाम मिजॉन जो हैं दे आर बोसॉन्स, सो दे पोजेस इंटीग्रल स्पिन, जैसे कि 1 2 0 ETC। कॉमन एग्जाम्पल इसमें हम क्या लिखते हैं, पियोन, PION, और दूसरी एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, काओन्स, KAONS। ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। आपको अगर याद हो, जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था ना, तो बेटे मैंने बड़ी अच्छी क्लासिफिकेशन करवाई थी। उस क्लासिफिकेशन में मैंने मिजॉन्स की डेफिनेशन और मिजॉन्स की एग्जांपल्स भी लिखवाई हुई हैं। आप वहाँ से देख के भी इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर सकते हो। क्लियर हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए। आप हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। पेज नंबर 271 है आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 1 है 12.1, इस मिजॉन, अब बोसॉन और फर्मियन गिव रीजन। अभी मैंने आपको मिजॉन के बारे में इधर भी बताया, वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे। मिजॉन इज अ बोसॉन, मिजॉन जो है बेसिकली इट इज बोसॉन। क्या है ये, बोसॉन है। रीजन क्या है इसका, आपने रीजन ही बताना होता है। जितने भी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चन में हमने इनके साइंटिफिक रीजन भी बताने होते हैं, वाई, क्यों ऐसे है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे कि मिजॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेड अप ऑफ 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क। ये क्वार्क से और एंटी क्वार्क से मिलके बनते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास इनका स्पिन जो है अलाइन भी हो सकता है, यानी कि 1 होगा, अगर 0 होगा इसका मतलब है कि ये जो है ओपोज करेंगे स्पिन को, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू इनकी पहले भी मैंने आपको बताई कि दे पोजेस इंटीग्रल स्पिन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जैसे 0 1 एंड 2, यानी कि आपने यहाँ पे मिजॉन ही के बारे में लिखना है। आपको मैंने अच्छी तरह से मिजॉन की क्लासिफिकेशन बेटे करवाई थी, वही टॉपिक आप निकालो जो मैंने आपको रिटर्न करवाया था, वो सारा का सारा आपने यहाँ पे राइट करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वाई डज एन एल्फा इमीटर इमिट एल्फा पार्टिकल इंस्टेड ऑफ 4 सेपरेट न्यूक्लियॉन्स। एल्फा इमीटर जो है वो एल्फा क्यों जो है पार्टिकल्स इमिट करते हैं इंस्टेड ऑफ 4 सेपरेट न्यूक्लियॉन, क्यों, वाई। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि अल्फा पार्टिकल इज़ वेरी स्टेबल पार्टिकल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल पार्टिकल है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इन इट। इंतहाई स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी की एक वजह है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बाइंडिंग होती है किसकी, 2 प्रोटॉन की और 2 न्यूट्रॉन की। और जब अल्फा मिशन का प्रोसेस होगा तो इट इज़ एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपने बेटे अल्फ़ा एमिशन जो है, अल्फ़ा हमने सारी पढ़ी थी, वो सारी की सारी आपने यहाँ पे इसके रिएक्शन जो है वो राइट करने हैं अल्फ़ा एमिशन के। याद है ना, अल्फ़ा एमिशन के सारे रिएक्शंस हमने पढ़े थे। अल्फ़ा डीके आप यहाँ पे पूरी की पूरी लिखोगे। मैंने एक इससे पहले भी एक क्वेश्चन में मेंशन की थी, मैं आपको राइट कर देती हूँ, आप वही यहाँ पे भी मेंशन करेंगे, ठीक है। बल्कि यूँ करती हूँ, मैं आप लोगों को लिख ही देती हूँ ताकि आप लोग इसको ईजिली जो है वो नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ मैं आपको, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं 12.2, ठीक है। मैं यहाँ पे उसके जो रिएक्शंस हैं, जो प्रोसेस हैं, वो लिख देती हूँ। मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। और एनर्जेटिकली ये ज़्यादा फेवरेबल होता है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। और जो एमिशन का प्रोसेस यहाँ पे होगा जिसमें 4 सेपरेट न्यूक्लियॉन्स बनेंगे, वो भी मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ये दोनों प्रोसेस आपने यहाँ पे लिखने हैं, XAZ
आगे फर्दर ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा y और ये क्या हो जाएगा a-4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा z-2 प्लस h e, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। आगे अगला रिएक्शन मैं लिखूंगी जब हमारे पास प्रोसेस ऑफ एमिशन होती है और 4 सेपरेट न्यूक्लियस यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स हमारे पास आएंगे। वो कैसे होगा, x a z बेटे, आगे फर्दर यहाँ पे क्या आ जाएगा उसी तरह a-4, यहाँ पे क्या आ जाएगा z-2 z-2 और फिर आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे बेटे 4 सेपरेट न्यूक्लियॉन्स आएंगे। किस तरह से, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे E11 प्लस E11 प्लस N10 प्लस N01। ठीक है, ये मैंने आपको सारा यहाँ पे क्या बता दिया, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अल्फा एमीटर जो है वो अल्फा पार्टिकल किस तरह से इमिट करेंगे। ये दोनों रिएक्शन आपने यहाँ पे, ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे आपने राइट करने हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 12.3 की तरफ बेटे। 12.3 की तरफ आप लोग आओ। क्वेश्चन हमारा है विच इज़ मोर एनर्जेटिक, अल्फा डिके और बीटा डिके, जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताना है कि अल्फा डिके ज़्यादा एनर्जेटिक होता है या फिर बीटा डिके होता है। आपने इसको जस्टिफाई भी करना है, सिर्फ बताना नहीं है बल्कि इसको जस्टिफाई भी करना है। तो आप यहाँ पे बताओगे अल्फा डिके टिपिकली जो है इट रिलीजेज मोर एनर्जी। अल्फा डिके जो है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कंपेयर टू बीटा डिके। क्यों? क्योंकि अल्फा डिके इन्वॉल्व्स एमिशन ऑफ लार्ज एंड स्टेबल अल्फा पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। पहले भी हमने जब अल्फा ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया था तब भी मैंने आपको यही कुछ बताया था, यही चीज़ें आप यहाँ पे राइट करोगे। क्या मैंने बता दिया कि अल्फा डिके जो है ये इट रिलीजेस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू बीटा डिके। और क्यों, उसका रीज़न भी आपने बताना है, बिकॉज अल्फा डिके इन्वॉल्व एमिशन ऑफ लार्ज एंड स्टेबल अल्फा पार्टिकल इट कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके बाद आपने ये तो हमने अल्फा डिके का बता दिया। बीटा डिके का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी साइड पे देखें जो बीटा डिके है इट इन्वॉल्व द एमिशन ऑफ मच स्मॉलर पार्टिकल्स। यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल्स की एमिशन होती है जैसे कि पॉजिट्रॉन है बेटे, न्यूट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉलर चेंज आएगा मैस में और एटॉमिक नंबर में। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे अल्फा डिके और बीटा डिके जो है वो दोनों यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। ठीक है, बार बार मैं लिखवा चुकी हूँ लेकिन बेटे फिर भी मैं लिखवा देती हूँ। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं लिया उनके लिए जो है मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। आपने पहले अल्फा डिके लिख देना है। यहाँ पे अल्फा डिके हम कैसे लिखते हैं, ऊपर भी मैंने लिखा A-Z, आगे फर्दर यहाँ पे क्या आ जाएगा Y, ये 4 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z में से 2 माइनस हो जाएगा, प्लस हमारे पास HE4 और ये 2 आ गया। दिस इज़ अल्फा डिके। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा डिके कहते हैं, जो ज़्यादा एनर्जेटिक है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है एमिशन ऑफ 2 प्रोटॉन। यहाँ पे जो एमिशन होती है अल्फा डिके में इट इन्वॉल्व एमिशन ऑफ लार्ज एंड स्टेबल अल्फा पार्टिकल। और वो स्टेबल अल्फा पार्टिकल कौन से हैं, 2 प्रोटॉन और 2 ही हमारे पास न्यूट्रॉन है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, बीटा डिके। ठीक है, A-Z, ये क्या हो जाएगा हमारे पास Y, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे A और यहाँ पे क्या होगा Z+1 आ जाएगा, प्लस E प्लस हमारे पास V, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या होगी, दिस इज़ नोन एज बीटा डिके। ठीक है, इसको हम बीटा डिके कहते हैं। और दूसरी भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A-Z, आगे फर्दर क्या होगा A और यहाँ पे Z+1 हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z-1, बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। ये -1 है, इधर क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा और इसके ऊपर आप बार डालोगे, दिस इज़ नोन एज बीटा पॉजिटिव डिके। ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में आप लिखोगे और इन्हीं तीनों को एक्सप्लेन करके तो आगे हम इनके प्रोसेस भी लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है हमारा 12.4। A nucleus undergoes gamma decay emitting gamma ray photon with energy 1.5 MeV. Calculate frequency of gamma ray, wavelength of gamma ray and momentum of gamma ray. ठीक है, आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है बेटे फ्रीक्वेंसी
वेवलेंथ और मोमेंटम, ठीक है। ये तीनों मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है, रिटन फॉर्म में पूरा प्रोसीजर, आपको इसका कैलकुलेशन भी बता देती हूँ। आप लोग इसको एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। हम कर रहे हैं 12.4, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमा रे हमसे पूछी हुई है, ठीक है। पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। नंबर 1 यही पूछा, 3 चीज़ें पूछी है ना, 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। कैसे फाइंड करेंगे, E इज इक्वल्स टू एच एफ। एच की वैल्यू बेटे क्या होती है, हमने एफ फाइंड करना है। एफ को हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ को इधर ले आएंगे ना तो E उधर चला जाएगा, E/H हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, सिंपल E की वैल्यू लिखेंगे। E की वैल्यू क्या होती है, 1.632 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय H की वैल्यू क्या है बेटे, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.46 इंटू 10⁻20 Hz। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर ली फ्रीक्वेंसी। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी हुई थी। नंबर 2 में उन्होंने आपसे क्या पूछा है, वेव लेंथ फाइंड करनी है आपने, ठीक है। वेव लेंथ ऑफ गैमा रे फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, ये भी सिंपल है। यहाँ पे हम जो इक्वेशन लगाएंगे वो यही लगाएंगे, E इज इक्वल टू एच एफ। एफ किसके इक्वल होता है, hc/λ के इक्वल होता है, ठीक है। वैल्यूज प्लेस करनी है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी थी ना, इसलिए फ्रीक्वेंसी को हमने इसके इक्वल लिया। वेवलेंथ हम फाइंड करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, hc/E आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आप वैल्यूज प्लेस करोगे। वैल्यूज प्लेस करेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय E की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.632 इंटू 10⁻⁻13। कैलकुलेट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.218 pm, ठीक है। ये हमारी वेवलेंथ आ गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट मोमेंटम। मोमेंटम के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, E इज इक्वल्स टू PC। हमने क्या फाइंड करना है, P इज इक्वल्स टू E/C। E की वैल्यू लगाओ। E की वैल्यू क्या होती है, 1.632 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸8। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.44 इंटू 10⁻22 ns। क्लियर हो गया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर ली मोमेंटम। आपसे इस क्वेश्चन में बेटे 3 चीज़ें पूछी हुई थी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है गैमा रेस की, वेवलेंथ फाइंड करनी है और गैमा रेस की मोमेंटम फाइंड करनी है। यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने 1 बाय 1 जो है वो सारी आपको फाइंड आउट करके दिखाई। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आता है, उसको हम देखते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है, वाई डज द अल्फा पार्टिकल नॉट मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियस व्हेन हेडेड डायरेक्टली टूवर्ड इट। जब अल्फा पार्टिकल जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ डायरेक्टली बेटे हेड करते हैं, मतलब उसकी तरफ जाते हैं, तो वो फिजिकल कॉन्टैक्ट क्यों नहीं बनाते। अल्फा पार्टिकल जो हैं ये ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, जबकि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा बेटे, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अल्फा पार्टिकल जो हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ये तो आपको पता है। न्यूक्लियस जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है। और आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर, यही वजह है क्योंकि यहाँ पे लाइक चार्जेस हो गए ना। सो जब अल्फा पार्टिकल हेडेड करते हैं यानी कि मूव करते हैं टूवर्ड न्यूक्लियस, देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन प्रिवेंट। यहाँ पे क्या फिनोमेना होगा, यहाँ पे होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी, ठीक है। और इसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, इट प्रिवेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम। जब रिपल्शन होती है तो फिजिकल कांटेक्ट होता ही नहीं है, वो तब होना था जब इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग
अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इज दैट क्लियर? यही आपने इस क्वेश्चन में मेंशन कर देना है कि अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। एज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो जब अल्फा पार्टिकल हेड करेंगे टूवर्ड न्यूक्लियस देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो प्रिवेंट करेगा फिजिकल कॉन्टैक्ट को उनके दरमियान में। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको एज इट इज ही लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग आते हैं, पेज नंबर 272 है हमारा, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन होते हैं हमारे डिटेल क्वेश्चन, तमाम के तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपकी चैप्टर में मौजूद है बेटे। सारे टॉपिक्स हमने डिटेल से पढ़े हैं, सबके आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई आंसर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते देन आप मुझे बताओ, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जो आंसर है वो मार्क करवा दूंगी। क्लियर? अब हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 272 पे। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहला न्यूमेरिकल है 12.1। Uranium 238 is an alpha emitter. In this process, it is transmuted into a daughter nucleus. What is the mass number A and charge number Z on the daughter nucleus? What is its chemical symbol? बहुत easy है, बार बार हम वही प्रोसेस कर रहे हैं, वही हम यहाँ पे भी करेंगे। Let's start with the solution of numerical problem number 1. नंबर 1 हम यहाँ पे पहले करते हैं, हम कर रहे हैं 12.1। बेटे बहुत ईजी है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, मैं पूरी बुक के आपको न्यूमेरिकल्स बेटे आप करवा चुकी हूँ। अब तो आपको अच्छी तरह से प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, मैथ नंबर। किसका मैथ नंबर गिवन है हमें, यूरेनियम का। मैथ नंबर को हम क्या कहते हैं, कैपिटल A 238। फिर हमें क्या गिवन है, चार्ज नंबर। चार्ज नंबर हमें गिवन है, इसको हम क्या कहेंगे, Z। वो कितना है, 92। क्लियर हो गया? उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि N भी हमें गिना है, कितना है, 1 है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मैस नंबर। मैस नंबर तो पहले भी गिवन है ना, लेकिन अब हमने वो था मैस नंबर ऑफ यूरेनियम, ये था चार्ज नंबर ऑफ यूरेनियम। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैस नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसको हम क्या कह लेंगे, ए डैश कह लेंगे। पहले को हमने क्या कहा था, ए कहा था ना, इसको हम ए डैश कहेंगे। ये हमने फाइंड करना है। इसी तरह हमने चार्ज नंबर भी फाइंड करना है, वो भी आपसे पूछा है। चार्ज नंबर भी डॉटर न्यूक्लियस का, उसको पहले को हमने जेड कहा था, इसको हम क्या कह लेंगे, जेड डैश कह लेंगे। और सिंबल भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, सिंबल ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस का सिंबल भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। एक्स भी हमने यहाँ पे फाइंड करना है। या अब हमने 3 डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अल्फा डिके हुआ है, अल्फा डिके के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। कैसी इक्वेशन होगी, यूरेनियम की बात हो रही है, 238, नीचे क्या आ जाएगा, 92। आगे प्रोसेस होगा, आपके पास क्या आएगा, एक्स ए डैश जेड डैश, यहाँ पे क्या आएगा, एच ई, ऊपर क्या आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2। इससे तो आप लोग फैमिलियर हो। ठीक है, इस प्रोसेस से। अब जब अल्फा पार्टिकल इमिटेड होंगे तो मैस नंबर जो है आपको डिक्रीज हो जाता है, किससे, 4 से। पता है ना, 4 से डिक्रीज होता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा भी था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, हमने देखा था जब अल्फा डिके होती है तो मैस नंबर डिक्रीज हो जाता है 4 से, और z जो है वो डिक्रीज होता था 2 से। ऐसे ही था ना, a-4 और z-2। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैस नंबर जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैस नंबर डिक्रीज, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डिक्रीज बाय 4। तो मैस नंबर अब क्या हो जाएगा, ए डैश जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू a-4n। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा, 238 माइनस 4 इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा, 234। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, चार्ज नंबर भी फाइंड कर लेंगे। चार्ज नंबर कैसे डिक्रीज होता था आपको पता होगा, बाय 2। चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 2, यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूँगी, चार्ज नंबर कैसे डिक्रीज होगा, बाय 2। यानी कि यहाँ पे हम z डैश भी फाइंड कर लेंगे, z-2 इंटू n, ये 2 है। ठीक है, z क्या है हमारे पास, 92 है ना बेटे z।
-2 और n यहाँ पे हमने क्या -2n क्या है 1 है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा। अब आपको समझ आ गई। तो जो हमारे पास नया बनेगा, जो डॉटर अब पूरा रिएक्शन होगा, जो ओमिशन हुई है वो क्या हो जाएगी U23892। बेटे प्रोसेस आगे फर्दर हुआ, हमने अब कर लिया है। जो न्यू डॉटर सेल बनेगा वो क्या बनेगा TH। हमने क्या यहाँ पे फाइंड आउट किया 234। यहाँ पे क्या लिखूंगी 234, नीचे क्या आ जाएगा 90 और साथ आप उसी तरह हीलियम में लिखोगे 4 और नीचे 2। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 3 चीज़ें उन्होंने पूछी थी, तीनों चीज़ों का हमने जवाब दे दिया। क्या हमने कहा कि जो मैस नंबर है ए डॉटर न्यूक्लियस का वो कितना है 234 है। जो चार्ज नंबर है डॉटर न्यूक्लियस का वो कितना है बेटे 90 है। और जो डॉटर न्यूक्लियस आपके पास बना है वो कौन सा बना है, वो बना है थोरियम। क्या बना, हाँ थोरियम, THORIUM, थोरियम 234। कैसे लिखते हैं उसको TH234, नीचे क्या लिखेंगे 90। क्लियर हो गया। ये 3 चीज़ें ही आपने बतानी थी। ठीक है। ये जो मैंने TH लिखा है ये डॉटर है हमारे पास न्यूक्लियस और इसका नाम क्या है थोरियम 234। इज दैट क्लियर। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन बेटे यहाँ पे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12.2 पोलोनियम PO21884 इज अ बीटा माइनस एमीटर। व्हाट विल बी द मास नंबर A एंड चार्ज नंबर Z ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। यहाँ पे भी हमने मास नंबर और चार्ज नंबर जो है वो डॉटर न्यूक्लियस का फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पहले क्या था हमारे पास अल्फा डिके था, अब क्या चीज़ आ गई बीटा डिके आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल अब क्या करेंगे बीटा डिके करेंगे। प्रोसेस सारा वैसे ही है, वो अल्फा डिके हुई है, यहाँ पे क्या हुआ इस क्वेश्चन में बीटा डिके होगी। पहले मैं क्या लिखूंगी गिवन हमें क्या है मैस नंबर यानी कि कैपिटल A हमें गिवन है 218। इसके अलावा हमें यहाँ पे चार्ज नंबर गिवन है। चार्ज नंबर को हम क्या कहते हैं Z कितना है यहाँ पे 84, पोलोनियम की बात हो रही है। और N कितना है यानी कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जो मीटेड हुए हैं वो कितने हैं 1 है। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है A' और हमने क्या फाइंड करना है Z'। ठीक है। और ये आपने दोनों चीज़ें यहाँ पे बतानी है। और जो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है उसका आपने सिंबल और नाम भी बताना है, बिल्कुल सेम पहले की तरह के लिए। अच्छा यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ A' और Z' लिखा है। क्यों लिखा है पूरा मैंने, क्योंकि मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ आपने पूरा लिखना है। A' का मतलब क्या होता है मैस नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस और Z' का मतलब क्या है चार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रोसेस लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे बीटा डिके की। बीटा डिके की क्या है इक्वेशन हमारे पास, पोलोनियम PO218, नीचे क्या आएगा हमारा 84 और ये प्रोसेस कैसा होगा X, यहाँ पे आएगा हमारे पास A' Z' प्लस E0 -1 प्लस B'। ठीक है। मैस नंबर यहाँ पे आपको पता है जब बीटा डिके होता है तो मैस नंबर जो है वो क्या रहता है सेम रहता है, मैस नंबर रिमेन सेम। ठीक है। तो यहाँ पे जो A' है वो क्या होगा A के इक्वल होगा, वो कितना है 218 होगा। जो चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 1 वो इंक्रीज हो जाएगा किस तरह 1 से। ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो क्या कर लेंगे Z' इज इक्वल टू Z प्लस 1 इंटू N। तो ये क्या हो जाएगा 84 प्लस 1 क्या हो जाएगा 85। बेटे ये किस तरह है बीटा डिके, मैंने अभी आपको बताया था ना कि बीटा डिके कैसे होती है। ये देखो, ये देखें, ये बीटा डिके हमने लिखी थी यहाँ पे। बीटा डिके में क्या होता है ये नंबर सेम रहेगा और Z जो था उसमें हम 1 ऐड कर लेते हैं, तो वही यहाँ पे मैंने फिनोमेना किया है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने अब मैस नंबर भी पता चल गया हमें और चार्ज नंबर भी जो डॉटर न्यूक्लियस का है वो पता चल गया। अब हम यहाँ पे पूरा रिएक्शन लिख देते हैं। जो रिएक्शन हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस पूरा लिखेंगे PO, ये क्या था 218 और यहाँ पे क्या आएगा 84। प्रोसेस आगे फर्दर मूव करेगा, आपके पास जो अब न्यू डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो क्या बनेगा 80। और अभी हमने ये फाइंड किया है कि ये सेम का सेम रहता है और ये एक नंबर इंक्रीज हो गया 85 हो जाएगा। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा E0 -1 प्लस V'। ठीक है। अब
अच्छा, ये तो आपने बता दिया, हमने मैथ नंबर ही बता दिया और हमने यहाँ पे जो Z था वो भी बता दिया। जो न्यू डॉटर बना है यहाँ पे न्यूक्लियस, उसका नाम क्या है बेटे, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एस्टाटाइन। क्या नाम है इसका? एस्टाटाइन डैश 218। क्या कैसे लिखते हैं इसको? 80 218 और 85। इज डेट क्लियर? ये आपने ऐसे करना है। तो मैथ नंबर क्या हो गया? 218 और जो Z है वो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और जो डॉटर न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हुआ है डैट इज एस्टाटाइन। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12.3। समझ आ रही है ना इन क्वेश्चंस की बेटे? इजी है ये। 12.3 की तरफ चलते हैं हम लोग। Nitrogen N14 bombarded by alpha particle result into O17 What is the product particle in this nuclear reaction? बहुत इजी है, सिंपल। हम यहाँ पे बेटे हमने वही दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एक हम A फाइंड करेंगे एंड देन हम Z फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ 12.3। हमें यहाँ पे गिवन डाटा में गिवन क्या है? हमें यहाँ पे बम्बारमेंट पूरा प्रोसेस बता दिया। प्रोसेस क्या है मैं वो लिखती हूँ यहाँ पे, N14 and 7 He42 प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आपके पास क्या बना है? आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उन्होंने 17 और 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? X, A और Z। ये आपने फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ इसमें मास नंबर जो है वो कंजर्व हुआ। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? मास नंबर आप लिखोगे इधर, मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स किसके इक्वल होंगे? मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट के। कैसे? ये कितना था? 17 है ना? 17 प्लस A। ठीक है, A हमने फाइंड करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14। ये कितना था? 4 है। 14 प्लस 4 मैं लिखूँगी यहाँ पे। 14 A हमने फाइंड करना है, A को यहाँ पे रहने देते हैं। 14 और 4 कितने होते हैं? 18। 17 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा A क्या आ गया? 1 आ गया। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है? यहाँ पे चार्ज नंबर जो है वो भी कंजर्व हुआ है। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं हम, मैं लिख देती हूँ मास नंबर इज कंजर्व्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं चार्ज नंबर इज आल्सो कंजर्व्ड। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? बिल्कुल उसी तरह, चार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू चार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ये कितने थे हमारे पास? 8 प्लस Z और ये कितने हैं? 7 प्लस 2। ठीक है, ये Z का Z आ जाता है। 7 और 2 कितने होते हैं? 9। यहाँ से 8 आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि Z हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। इज डेट क्लियर? इस क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गई, ये भी वैल्यू पता चल गई, ये भी पता चल गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब पूरा रिएक्शन लिख लेंगे। A और Z हमने फाइंड कर लिया ना। अब इस रिएक्शन में हम A और Z जो हमने फाइंड किया वो नंबर लिख देंगे। N14 7 प्लस He4 और 2 और यहाँ पे कैसे कंप्लीट हुआ था? O7 और 8 प्लस X। अब A और Z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। यहाँ पे मैं 1 लिखूँगी और यहाँ पे भी मैं 1 लिखूँगी। तो जो प्रोडक्ट पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास बना है वो कौन सा बना है? प्रोटॉन। क्या बना? प्रोटॉन 1 1। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोडक्ट पार्टिकल, प्रोडक्ट पार्टिकल इज प्रोटॉन। कौन सा प्रोटॉन? H11। क्लियर है? ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हमने अभी बना लिया ना, ये हमारा आ गया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 12.4 की तरफ। 12.4 की तरफ आओ। शो दैट न्यूक्लियन नंबर N एंड चार्ज नंबर Z आर कंजर्व इन द न्यूमेरिकल
क्वेश्चन 12.3, जो 12.3 हमने किया है, आपने शो करना है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन नंबर है और जो चार्ज नंबर है वो क्या हुए, वो कंजर्व हुए हैं। और ये चीज़ तो बेटे हमने बता ही दी है यहाँ पे, ठीक है। इसी न्यूमेरिकल को आपने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आप क्या करोगे, मैं आपको ओरली ये समझाती हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप बताओगे कि यहाँ पे बेटे जो कंजर्वेशन हुई है, किस चीज़ की कंजर्वेशन हुई है, न्यूक्लियॉन नंबर की और चार्ज नंबर की। न्यूक्लियॉन नंबर देखें अगर रिएक्टेंट के तो वो भी 18 है, और न्यूक्लियॉन नंबर प्रोडक्ट के वो भी यहाँ पे 18 है। इसी तरह चार्ज नंबर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हुई हैं वो कंजर्व्ड हुई हैं। आप क्या बताओगे, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर एंड चार्ज नंबर। ऊपर वाले इसी को देख के बताना है ना। यहाँ पे अगर आप देखो इस रिएक्शन में, यहाँ पे न्यूक्लियॉन नंबर जो रिएक्टेंट का है वो कितने हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। न्यूक्लियॉन NuCl न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ reactant is equals to न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्शन मैंने लिखा। अगर यहाँ पे आप देखें तो न्यूक्लियॉन नंबर जो रिएक्टेंट के हैं वो कितने हैं, 18 हैं। न्यूक्लियॉन नंबर जो प्रोडक्ट के हैं वो कितने हैं, वो भी यहाँ पे 18 ही है। 17 + 1 18, ठीक है। अब जब हम देखते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियॉन नंबर रिएक्टेंट के और न्यूक्लियॉन नंबर प्रोडक्ट के यहाँ पे कंजर्व हुए हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे आपने यही बस यहाँ पे मेंशन करना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो भी कंजर्व हुए हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन नंबर एज वेल एज चार्ज नंबर, ठीक है। चार्ज नंबर किस तरह यहाँ पे आएंगे हमारे पास, वो भी बिल्कुल आपने ऐसे लिखना है। चार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू चार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। कैसे बेटे, ये भी हमारे पास 9 थे और ये भी 9 थे। देखो अब ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियॉन नंबर और चार्ज नंबर जो है वो दोनों की यहाँ पे कंजर्वेशन हुई है, और बोथ आर कंजर्व इन अबव रिएक्शन। यही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अपनी बुक के पेज नंबर 272 पे आप लोग आएँ। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है, डिटर्मिन द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EV। इट्स रेस्ट मास इज़ 0.00555 U, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल को मैं आपको करवाती हूँ, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ 12.5, ठीक है। 12.5 हम करते हैं यहाँ पे। 12.5 में हमें गिवन क्या है, पहले हम ये मेंशन करेंगे। हमें यहाँ पे गिवन है बेटे मैस को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। केजी में ME, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 000 साथ आपका 555 था इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। ME में कन्वर्ट कर लिया ना। तो जो 1U था ना, आपको 1U बता देती हूँ, ये जो दिया हुआ था 1U किसकी इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये राइट कर लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है E। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। E इज इक्वल्स टू mc²। M की वैल्यू क्या है हमारे पास, M की वैल्यू है हमारे पास 9। बेटे ठहरो, जब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ME हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो ME बनेगा, पहले मैं वो वैल्यू लिख देती हूँ। आपकी हमारी वैल्यू बन जाएगी 9.2
13 × 10⁻³ kg। अब ये वाली वैल्यू हम लगाएंगे 9.213 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ और एम सी स्क्वायर है तो इसका क्या कर लोगे आप लोग स्क्वायर कर लोगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 0.517 MeV। आपकी जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी द रेस्ट मास एनर्जी जो है वो क्या आएगी 0.517 MeV। अब हम आते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कैलकुलेट द क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बम्बार्डमेंट विद द अल्फा पार्टिकल। रिलेटिव मासेस आर, आपको यहाँ पे चारों के मैसेज दिए हुए हैं और हमने क्या फाइंड करनी है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं 12.6। ठीक है, 12.6 में हमें यहाँ पे 4 मासेस बेटे गिवन है। हमें एन का दिया हुआ है, एच ई का, ओ का और H11 का मैस हमें यहाँ पे गिवन है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हमें गिवन क्या है मैस ऑफ एन 14.7 कितना है 14.007515 U। फिर हमें गिवन है बेटे एच ई 4 और 2 का मैथ्स कितना गिवन है 4.003837 U। फिर हमें गिवन है बेटे O17A का 8 का, इसका कितना दिया हुआ है ये हमें वैल्यू दी हुई है 17.004533। लास्ट में हमें मैथ्स गिवन है H11 का कितना दिया हुआ है 1.008142 U। ठीक है, हमने फाइंड क्या करनी है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे कौन सी एम सी स्क्वायर वाली। सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन है इस पूरे न्यूक्लियर प्रोसेस की वो इक्वेशन मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ N 14.7 प्लस He 4.2 प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा O17.8 प्लस H11। ठीक है, ये हमारे पास होगा। यहाँ पे हमने पहले कैलकुलेट करना है बेटे डेल्टा एम। क्या फाइंड करना है हमने डेल्टा एम फाइंड करना है। डेल्टा एम फाइंड करने के लिए आप जो फॉर्मूला यहाँ पे प्लेस करोगे वो क्या करोगे इन सब के इन दोनों के मैसेज को प्लस करेंगे, इन दोनों के मैसेज को प्लस करके उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैस किसका N 14.17 का प्लस मैस किसका बेटे 4.2He का माइनस इन दोनों के मैसेज का एडिशन जो आएगा M11H। ठीक है, अब वैल्यूज प्लेस करो, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो और माइनस करो। आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी -2.19618 इंटू 10⁻⁻30 kg। ठीक है, ये आपका डेल्टा एम की वैल्यू आ गई। हमने क्या फाइंड कर लिया डेल्टा एम फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे क्यू की वैल्यू। क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ पे हम सिंपल एम की वैल्यू प्लेस करेंगे 2.19618 इंटू सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी वो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगी -1.976 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती है क्यू की। यहाँ पे हमने क्या करना है बेटे यूनिट चेंज करना है। ये यूनिट क्या है जूल है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ईवी में। ठीक है, ईवी में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसी वैल्यू को 1.976 इंटू 10⁻⁻13 को बेटे डिवाइड कर देते हैं किसके साथ 1.602। शुरू में भी यही किया था मैंने, शुरू में भी इस लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें भी मैंने ये यूनिट आपको चेंज करके दिखाया था, वही यूनिट अभी मैं चेंज कर रही हूँ।
1.62 इंटू 10⁻⁻19 EV हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, यूनिट चेंज कर रहे हैं। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.233 इंटू 10⁻6 EV। और EV को अगर हमने MEV में कन्वर्ट करना हो, 10⁻6 ख़त्म हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1.233 MEV। क्लियर हो गया। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया कि Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, डेल्टा MC²। पहले हमने M फाइंड कर लिया। M कैसे फाइंड किया वो मैंने आपको बताया, और उसको सिंपल हमने क्या किया, C के साथ बेटे मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर हो गया। इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज है बेटे चैप्टर नंबर 12 की वो भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको इस एक्सरसाइज में MCQs कंप्लीट करवा दिए। MCQs के बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन एंड इन द एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने सारे के सारे सॉल्व किए। आपने इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है, आपको समझ नहीं आ रही, किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।